नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए जीके के पेपर को अपन कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर को कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड का, जिसमें इतिहास जो है उसको अभी अपन ने स्टार्ट किया है और रीजनिंग अपन ने कंप्लीट कर ली है। इतिहास में सबसे पहला जो टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया है साथियों, वो किया है मौर्य काल में कला, साहित्य तथा विज्ञान, जिसमें मौर्यकालीन साहित्य को अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन ने अर्थशास्त्र और मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई थी, उन पुस्तकों का अध्ययन कर लिया था कि उनमें क्या है जो अपने लिए महत्वपूर्ण है। आज का जो अपना ये टॉपिक रहेगा, इसमें मौर्यकालीन साहित्य जो है उसमें अपन इंडिका को पढ़ेंगे और राजतरंगिणी को पढ़ेंगे और भी अन्य जो पुस्तकें इंपॉर्टेंट वो पढ़ेंगे। यानी कि आज के इस वीडियो के साथ ही जो मौर्यकालीन साहित्य का टॉपिक है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है साथियों, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। जुड़े रहिएगा कुछ समय वीडियो के साथ। हॉरिजॉन्टल मोड में आप मोबाइल को कर सकते हैं, कानों में ईयरफोन लगा लीजिए और बातों को सुनिए ध्यान से। बिल्कुल आपको निश्चित ही आराम से याद हो जाएगा, सारा का सारा यहीं का यहीं। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे, मैटर अगर पसंद आए, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए शुरू कर लेते हैं। इसके अलावा आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद में आप उसमें फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसका सारा सिलेबस आपको एक प्रकार से वहाँ पे मिलेगा करवाया हुआ। जैसे जैसे वीडियोस बनते जाएंगे वैसे वैसे उसमें डालते जाएंगे, तो आप एप्लीकेशन पर भी इन वीडियोज़ को देख सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं मौर्यकालीन साहित्य। अब देखिए, मौर्यकालीन साहित्य में सबसे पहले बात करें तो अर्थशास्त्र आता है। अर्थशास्त्र के बारे में अपन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसके बाद में अपने मुद्रा राक्षस पुस्तक को पढ़ा है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे इंडिका को। आज जो अपना टॉपिक रहेगा मुख्य रूप से इंडिका रहेगा। इंडिका जो पुस्तक है साथियों, इसके लेखक जो है वो मेगस्थनीज हैं। और मेगस्थनीज कौन है? वो हैं सेल्यूकस निकेटर के राजदूत, और सेल्यूकस निकेटर हैं यूनान के राजा। अब साथियों, सेल्यूकस निकेटर ने क्यों अपना राजदूत मेगस्थनीज भारत भेजा? तो उसका कारण ये था कि सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। ठीक है, उसके बाद में उनके बीच संधि हुई और उस संधि के तहत हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ और सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थनीज को, है ना, मेगस्थनीज को यूनानी राजदूत के रूप में भारत भेजा। ठीक है, तो प्रथम विदेशी राजदूत कौन है? मेगस्थनीज हैं। 305 ईसा पूर्व में ये भारत आए थे और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है, इंडिका की जो भाषा है पुस्तक की वो यूनानी भाषा है, लेकिन इंडिका की मूल प्रति उपलब्ध नहीं है साथियों। इंडिका की मूल प्रति उपलब्ध नहीं है। इंडिका का संकलन किया गया है डॉक्टर स्वान बैक के द्वारा 1848 में। और संकलन कहाँ से किया इन्होंने? संकलन करना यानी कि तथ्यों को जुटा करके फिर इन्होंने पुस्तक का संकलन एक जगह किया उनको। तो यह कार्य इन्होंने कहाँ से किया? तो जस्टिन, स्ट्रेब्रो, प्लूटार्क, एरियन और एपियानस, इनके द्वारा, ये भी साहित्य यूनानी साहित्यकार हैं, इनके द्वारा कुछ दस्तावेज लिखे गए, है ना। इतिहास का साहित्यकार हैं ये भी, तो इनके साहित्य को देख करके उसमें से जो है इंडिका का संकलन किया गया है डॉक्टर स्वान बैक के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, बट स्वान बैक को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, आ सकता है प्रश्न। सॉरी, प्रश्न ये बन सकता है कि इंडिका का संकलन किसने किया? तो पहले साथियों, इंडिका का जो संकलन किया वो डॉक्टर स्वान बैक के द्वारा किया गया। इंडिका का जो अनुवाद है, इंडिका का जो अनुवाद है अंग्रेजी में जो अनुवाद किया गया वो मैक्रिंडल महोदय के द्वारा किया गया 1891 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, अगर आपका सपोर्ट रहा तो निश्चित ही हम टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी जो है वो एप्लीकेशन पर चलाएंगे। बहुत ही कम प्राइस में आपको देंगे, बहुत ही शानदार मैटर देंगे। अगर आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो आप डाल सकते हैं, इसके लिए कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिका के विवरण देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का उल्लेख जो वो इंडिका में मिलता है। अगर मैं बात करूं अर्थशास्त्र की, अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, अर्थशास्त्र में कहीं पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का नाम नहीं आता। चंद्रगुप्त मौर्य की जगह सम्राट का नाम, सम्राट शब्द प्रयोग में लिया गया है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य नाम नहीं है, लेकिन इंडिका में है। इंडिका में भी सीधा चंद्रगुप्त मौर्य नाम नहीं मिलता। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोप्टस, एंड्रोकोप्टस, सेड्रोकोप्टस के नाम से
दिखाया गया है। सेड्रोकोटस किसने कहा है? स्ट्रेबो, जस्टिन व एरियन ने तो सेंड्रोकोटस कहा है। एड्रोकोटस किसने कहा है? प्लूटार्क और एपियानस ने। वहीं फिलिकार्स ने कहा है सेंड्रोकोप्टस। ठीक है, ये सारे के सारे साहित्यकार हैं, इतिहासकार हैं, और इन्हीं के तथ्यों का संकलन जो है वो डॉक्टर स्वानबैक के द्वारा किया गया है। इसीलिए जो इंडिका की पुस्तक है उसमें ये तीनों के तीनों नाम आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद में 1793 में 1793 में विलियम जोन्स इन समस्त नामों की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में करता है। 1793 में जो है वो विलियम जोन्स इन सारे नामों की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में करता है, और इसको सही माना जाता है। इसीलिए अपन बोलते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का उल्लेख जो वो इंडिका में मिलता है, लेकिन अर्थशास्त्र में नहीं मिलता। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा यहाँ पे तथ्य दिया गया है कि इंडिका यूनानी भाषा में है, मूल प्रति है नहीं, लेखक इसके मेगास्थनीज हैं, संकलन इसका डॉक्टर स्वानबैक ने किया है। ठीक है, अंग्रेजी में इसका अनुवाद मैक्रिंडल महोदय ने किया है। ठीक है, इसके अलावा ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के इसमें नाम का जो उल्लेख मिलता है वो उल्लेख मिलता है सेंड्रोकोप्टस, एड्रोकोप्टस, सेंड्रोकोप्टस के नाम से, और इन सभी नामों को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने पहचाना? वो पहचाना विलियम जोन्स ने। तो ये सारी चीज़ें आपको अभी तक पढ़ाई गई हैं और ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ ही इंडिका में चंद्रगुप्त व हेलेना के विवाह का उल्लेख भी मिलता है, और उसमें दिया गया है कि यूनान के 4 प्रांत जो वो दहेज में दिए गए थे चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी उसका हाथ जो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में मांगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हेलेना के साथ हुई। साथ में चंद्रगुप्त मौर्य को यूनान के 4 प्रांत दहेज में मिले, काबुल, कंधार, बलूचिस्तान और एरिया। काबुल, कंधार, बलूचिस्तान और एरिया ये इनके वर्तमान नाम हैं। तत्कालिक नाम जो है वो काबुल का पेरोपेनिस डाई था, कंधार का अराकोसिया था, बलूचिस्तान का जेड्रोसिया था, और एरिया का हेरात। ये 4 प्रांत जो वो आपके सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज स्वरूप दिए गए थे। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए थे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दिए थे। किसको? सेल्यूकस निकेटर को, जो कि हेलेना का पिता था। ठीक है, हेलेना का जो दूसरा नाम है वो कार्नेलिया भी है। हेलेना को कार्नेलिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे है सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। जो सेल्यूकस है, विवाह के बाद में सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत के रूप में भेजा। ठीक है, तो इंडिका जो पुस्तक है मेगास्थनीज की, और आप जानते हैं कि 305 ईसा पूर्व में जो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और देखिए, इंडिका जो है, इंडिका पुस्तक, उसमें नगर प्रशासन का उल्लेख मिलता है। और एक बात ये याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र में नगर प्रशासन का उल्लेख नहीं मिलता। नगर प्रशासन का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन प्रांतीय प्रशासन का उल्लेख मिलता है, वहां पर उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है, तो क्या मिलता है? तो अर्थशास्त्र में केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन का उल्लेख मिलता है, लेकिन इंडिका में नगर प्रशासन का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में नगर प्रशासन का उल्लेख नहीं मिलता। नगर प्रशासन की बात करें तो अपन जानते हैं पाटलिपुत्र राजधानी थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय, और पाटलिपुत्र को इंडिका में पोलीब्रोथा या पोलीबोथरा कहा गया है। पोलीब्रोथा या पोलीबोथरा कहा गया है। ठीक है, मेगास्थनीज के अनुसार सबसे बड़ा जो नगर था वो पाटलिपुत्र ही था, जिसको उसने पोलीबोथरा या पोलीब्रोथा नाम से संबोधित किया। इसके अलावा संपूर्ण नगर का प्रशासन 6 समितियों द्वारा किया जाता था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। इस हिसाब से कुल मिलाकर के 30 सदस्य जो है वो संपूर्ण नगर का प्रशासन संभाला करते थे। किसके अनुसार? इंडिका के अनुसार। ठीक है, 6 समितियां कौन कौन सी थी? एक तो थी उद्योगों को संभालने के लिए उद्योग समिति, इसी से जुड़ी हुई कुछ व्यापार या वाणिज्य समिति, और व्यापार वाणिज्य होगा तो विक्रय समिति भी बनेगी, विक्रय बनेगी तो बिक्री कर, ठीक है, टैक्स की समिति भी बनेगी। और इसके अलावा
ये 4 समिति, उद्योग समिति, व्यापार वाणिज्य समिति, विक्रय समिति, बिक्री कर समिति, इनके अलावा एक विदेशी देखरेख समिति भी थी। इसके अलावा एक जनगणना समिति या जन्म मृत्यु पंजीयन समिति भी थी। ठीक है, तो पूछ लिया जाए कि प्राचीन भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम जनगणना किस काल में की गई? तो सर्वप्रथम जनगणना का जो उल्लेख मिलता है वो साथियों मौर्य काल में की गई थी। ठीक है, मौर्य काल सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम जो जनगणना का उल्लेख मिलता है वो मौर्य काल में मिलता है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, इंडिका जो है उसमें नगर प्रशासन, नगर का सर्वोच्च जो प्रशासक है वो कौन था? एस्ट्रोनोमर। उसको क्या कहते थे? जो सर्वोच्च जो प्रशासक होता था इन जो है वो पाटलिपुत्र में, या जो नगर प्रशासन जो उल्लेख मिला है इंडिका में, जो नगर प्रशासन का उल्लेख मिला उसमें लिखा गया है कि नगर का जो सर्वोच्च प्रशासक होता था उसको एस्ट्रोनोमोई कहा जाता था। ठीक है, और नगर में भवन निर्माण और सड़क निर्माण का जो कार्य, भाई ये आप नगर मान सकते हैं। ठीक है, इसमें सर्वोच्च प्रशासक जो था, सर्वोच्च प्रशासक वो तो कौन था? एस्ट्रोनोमोई। और इसमें जो घरों का निर्माण करने का जो कार्य था, घरों के निर्माण का जो कार्य था साथियों, वो किसके द्वारा किया जाता था? वो किया जाता था एग्रोनोमोई के द्वारा। एग्रोनोमोई उसको बोला करते थे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आप ध्यान में जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार सैन्य प्रशासन 6 समितियों द्वारा संचालित होता था। ठीक है, नगर प्रशासन भी 6 समितियों द्वारा, और जो आपका सैन्य प्रशासन है वो भी 6 समितियों द्वारा पाटलिपुत्र नगर में हुआ करता था। ठीक है, प्रत्येक समिति में वही 5 सदस्य, कुल सदस्य हो गए 30। ठीक है, दोनों जगह चाहे आपका नगर प्रशासन की बात की जाए चाहे सैन्य प्रशासन की बात की जाए, 6 समितियों का जिक्र किया गया है। दोनों के लिए 6 समितियां, प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य की बात की गई है, यानी कि कुल 30 सदस्य। 30 सदस्य ही तो आपके नगर प्रशासन को संभालते थे। ठीक है, 30 सदस्य नगर प्रशासन को संभालते थे, और 30 सदस्य ही आपके जो है वो संभालते थे सैन्य प्रशासन को। ठीक है, आपकी 6 समितियां कौन कौन सी थी? एक तो जल सेना समिति, एक रसद और हथियार आपूर्ति समिति, तीसरी थल सेना समिति, चौथी रथ सेना समिति, पांचवी आपकी अश्व सेना समिति, और छठी आपकी गज सेना समिति। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से थोड़ा सा इनको याद भी रखिएगा कि पहली समिति कौन सी थी? जल सेना समिति। ठीक है, दूसरी रसद आपूर्ति समिति, रसद एवं हथियार आपूर्ति समिति। तीसरी थी थल सेना समिति, जल सेना थल सेना समिति, थल से सीधा रथ पर चला गया रथ सेना समिति, रथ से अश्व, भाई रथ को कौन खींचता है? अश्व सेना समिति, और अश्व से भी जो पार नहीं पड़ी तो गज सेना समिति। ठीक है, तो इतनी समितियां और एक रसद एवं हथियार आपूर्ति समिति, तो ये 6 समितियां आप ध्यान रखिएगा, 6 समितियां थी सैन्य प्रशासन के लिए। ठीक है, इसके अलावा ग्रुनवेडेल के अनुसार मौर्यों का राज चिन्ह जो था वो मयूर था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है साथियों, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रुनवेडेल के अनुसार मौर्यों का राज चिन्ह जो था वो क्या था? मयूर था। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय लोग डायनोसियस यानी शिव व हेराक्लिस यानी कृष्ण की पूजा करते हैं। ठीक है, मेगास्थनीज ने क्या कहा कि मेगास्थनीज बोलते हैं कि भारतीय लोग जो है वो शिव, जिनको डायनोसियस उस पुस्तक में कहा गया इंडिका में, और हेराक्लिस यानी कि कृष्ण की पूजा करते थे। ठीक है, मेगास्थनीज ने इंडिका में उत्तरापथ का वर्णन किया है। अब उत्तरापथ क्या है साथियों? देखिए, तो उत्तरापथ का जो निर्माण है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। ये मौर्य काल का सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग है, मौर्य काल का सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग है, जो कि पुष्कलावती तक्षशिला से श्रावस्ती पाटलिपुत्र होते हुए ताम्रलिप्ति बंगाल तक जाती थी। कौन? उत्तरापथ की जो सड़क है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ देख सकते हैं ये तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला से पाकिस्तान से ये यहाँ से, और यहाँ बंगाल में। ठीक है, बंगाल में कहाँ तक? ताम्रलिप्ति तक, ताम्रलिप्ति बंदरगाह बंगाल तक। ठीक है, ये आपकी रोड जाया करती थी जिसको अपन उत्तरापथ कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरापथ साथियों इसको अपन कहते हैं। बीच में ये पाटलिपुत्र नगर भी आता था। ठीक है, बीच में पाटलिपुत्र नगर भी यहाँ पे आता था साथियों। ठीक है, और मध्यकालीन भारत में शेरशाह सूरी के समय
जो उत्तरापथ का जो नाम है वो सड़क ए बादशाह या सड़क ए आजम कर दिया गया था। इसके ऊपर पत्थर एक प्रकार से इसको पक्का थोड़ा करने का जो श्रेय जाता है वो शेरशाह सूरी को जाता है। शेरशाह सूरी ने इसके ऊपर पत्थर जो है जड़वा दिए थे एक प्रकार से, ठीक है। और आधुनिक भारत में इसको जो इस सड़क को अपन ग्रांड ट्रंक रोड के यानी जीटी रोड के नाम से जानते हैं। और अंग्रेजी गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने जो 1836 से 42 तक जो है वो भारत के गवर्नर जनरल रहे, उन्होंने इस सड़क का डामरीकरण करवाया, यानी कि डामर इसके ऊपर डलवा दी। किसने? ऑकलैंड ने। सड़क का डामरीकरण किसने करवाया? तो अंग्रेज गवर्नर जनरल ऑकलैंड के द्वारा यह कार्य करवाया गया और इस सड़क का नाम जीटी रोड कर दिया गया। वर्तमान में यह NH1 और NH2 का भाग है। तो उत्तरापथ के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी जो है वो मेगास्थनीज की जो पुस्तक इंडिका है उसमें मिलता है, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा मेगास्थनीज के जो और भ्रामक विवरण हैं, देखिए जो भ्रामक विवरण हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न, इंडिका से प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावना यहीं से होती है, ठीक है। तो वीडियो साथियों हमेशा पूरा देखा कीजिए ताकि आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपके छूटे नहीं। जो भी पढ़ाएंगे आपको बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, सटीक पढ़ाएंगे और कोशिश यही करेंगे कि कोई गलती नहीं हो। फिर भी अगर कोई गलती होती है कमेंट बॉक्स में आप डाल दें, उसका सॉल्यूशन भी अपन ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो मेगास्थनीज के भ्रामक विवरण में सबसे पहले अगर बात की जाए तो इन्होंने कहा कि भारत में अकाल नहीं पड़ता था, जबकि अर्थशास्त्र में साफ शब्दों में बोला गया है कि भारत में अकाल पड़ते थे, ठीक है। भारत में अकाल पड़ते थे ये बोला गया है, लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है कि भारत में अकाल नहीं पड़ते। दूसरा, भारतीयों को लिखने का ज्ञान नहीं था, यह भी मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखा था, जो कि सरासर गलत था, ठीक है। इसके अलावा भारत में दास प्रथा नहीं थी, तो यह भी सरासर गलत है। अर्थशास्त्र में साफ साफ लिखा गया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। अब साथियों हम लोग क्यों कौटिल्य के अर्थशास्त्र को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं मेगास्थनीज की इंडिका से? देखिए, मेगास्थनीज एक विदेशी राजदूत थे। दूसरी बात ये भी है कि भारतीय कल्चर का उन्हें इतना नॉलेज नहीं था। हो सकता है वो दासों को कुछ और समझते हों, ठीक है, दासों को कुछ और समझते हों। और अगर वहाँ दासों को अगर वो समझते भी थे तो डॉक्टर स्वानबैक ने फिर इंडिका का संकलन किया है, तो हो सकता है उनसे कहीं ना कहीं चूक हुई हो। लेकिन जो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है वो कौटिल्य के द्वारा स्वयं लिखी गई है, उस पुस्तक में बिल्कुल सटीक जानकारी जो है वो साहित्य के बारे में मिलती है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख है, जबकि मेगास्थनीज ने कहा कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, यानी कि दास नहीं रखे जाते थे, जबकि रखे जाते थे, ठीक है। फिर चौथी बात, भारतीय समाज में केवल 7 जातियों में विभक्त बताया था। किसने? मेगास्थनीज ने केवल 7 जातियां बताई, ठीक है। अब ये 7 जातियां कौन कौन सी बताई? एक तो दार्शनिक बता दिया, ठीक है, एक को बता दिया कृषक, ठीक है, एक बता दिया पशुपालक या शिकारी, एक बता दिया व्यापारी या शिल्पी, एक बता दिया योद्धा या सैनिक, एक बता दिया निरीक्षक, एक बता दिया मंत्री। तो कुछ इस प्रकार से याद रख सकते हो आप इनको कि एक बार मेगास्थनीज जो वो भ्रमण करने के लिए गए, मेगास्थनीज जो वो भ्रमण करने के लिए पाटलिपुत्र नगर में घूमने के लिए बाहर गए, तो उन्हें रास्ते में एक उनके जैसा दार्शनिक व्यक्ति मिला। दार्शनिक व्यक्ति से मिल के जैसे ही वो आगे बढ़े तो उनको एक किसान खेती करते हुए मिला, कृषक, जिसे अपन याद रख सकते हैं। इसके बाद जब वो आगे बढ़े तो एक व्यक्ति तो पशुओं को चरा रहा था, दूसरा उनका शिकार कर रहा था। तो पशुपालक और शिकारी को एक जाति उन्होंने बताया। इसके बाद वो और घूम फिर के नगर की तरफ आए तो उन्हें नगर के बाहर व्यापारी की दुकान मिली। व्यापारी की दुकान में जो है वो काफ़ी सारी मूर्तियाँ वगैरह रखी हुई थी, वो शिल्प मतलब एक प्रकार से शिल्प कला जिसको अपन बोलते हैं। तो व्यापारी और शिल्पी इस प्रकार से एक प्रकार जाति का बताया उन्होंने। इसके बाद में और आगे बढ़े तो योद्धा और सैनिक उसको मिले। इसके बाद उन्होंने एक प्रकार से निरीक्षण किया महल का, पाटलिपुत्र में महल का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद जब वो पाटलिपुत्र महल में जा कर के मंत्रियों से मिल कर के मंत्री से मिले और उनको सारी बात बताई। ये कहानी के रूप में मैंने आपको बताया, सच्चाई नहीं है कोई, ठीक है। ये कहानी के रूप में इसलिए बताया ताकि आपको थोड़ा सा याद हो जाए, ठीक है। 7 जातियां थी, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक या शिकारी, व्यापारी या शिल्पी, योद्धा या सैनिक, निरीक्षक और मंत्री, ठीक है। तो प्यारे साथियों ये थी इंडिका।
इंडिका से मेरे हिसाब से इससे बाहर जो प्रश्न है वो नहीं बनना चाहिए। अब अपन बात कर लेते हैं साथियों राज तरंगिणी की। देखिए राज तरंगिणी जो है उसके लेखक जो है वो कल्हण हैं, कश्मीर के ब्राह्मण, और भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ जिसमें पहली बार इतिहास को क्रमबद्ध रूप से लिखने का प्रयास किया गया है, तो वो कौन सा है, वो है राज तरंगिणी। ठीक है, भारत का ऐसा प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें भारतीय इतिहास को क्रमबद्ध रूप से लिखने का प्रयत्न किया गया है, प्रयास किया गया है, वो है राज तरंगिणी, जिसके लेखक हैं कल्हण। कल्हण कश्मीर के ब्राह्मण थे। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का इतिहास व मौर्यों की जानकारी जो है वो राज तरंगिणी से मिलती है। और राज तरंगिणी के अनुसार मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा झेलम नदी के किनारे श्रीनगर को बसाया गया था। ठीक है, श्रीनगर की स्थापना का उल्लेख मिलता है। तो श्रीनगर को किसने बसाया, प्रश्न बनता है तो राज तरंगिणी के अनुसार, ठीक है, सम्राट अशोक के द्वारा या अशोक मौर्य के द्वारा जो श्रीनगर को झेलम नदी के किनारे बसाया गया था। जम्मू एंड कश्मीर का जो प्रथम शासक माना जाता है वो मौर्य शासक जालोक को माना जाता है, और जालोक जो है वो सम्राट अशोक के क्या है, पुत्र हैं। ठीक है, याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर का जो प्रथम शासक है वो किसको माना जाता है, जालोक को माना जाता है, और जालोक जो है वो सम्राट अशोक का पुत्र था। ठीक है साथियों, ये है राज तरंगिणी के बारे में। अब कुछ और महत्वपूर्ण जो अन्य साहित्य ग्रंथ हैं उनको देख लेते हैं। देखिए 4 बौद्ध ग्रंथ भी यहाँ पे जो मौर्यकालीन साहित्य से संबंधित हैं। 4 बौद्ध ग्रंथ कौन से हैं, एक तो दीपवंश और एक महावंश, एक महाबोधि वंश और एक दिव्यावदान। अब देखिए दीपवंश और महावंश इन दोनों ग्रंथों को संयुक्त रूप से सिंहली अनुश्रुतियाँ कहा जाता था। सिंहली अनुश्रुतियाँ कहा जाता था। और सिंहली द्वीप जो है वो किसको कहा जाता था साथियों, श्रीलंका को सिंहल द्वीप के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। ठीक है, इसके अलावा महाबोधि वंश और दिव्यावदान ये दोनों भी बौद्ध ग्रंथ हैं। इसमें अशोक मौर्य की जानकारी मिलती है। ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इनमें ज़्यादा इनको रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, प्रश्न क्या बन सकता है कि निम्नलिखित में से बौद्ध ग्रंथ नहीं है। ठीक है, तो 3 तो आपको ये नाम दे देंगे और एक कल्पसूत्र दे देंगे जो कि भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया था, जो कि जैन ग्रंथ है। ठीक है, 2 जैन ग्रंथ हैं। जैन ग्रंथ कौन कौन से, कल्पसूत्र जो कि भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया, और परिशिष्ट पर्वन यानी कि ये लिखा गया हेमचंद्र के द्वारा। कल्पसूत्र भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया जिसमें मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल की जानकारी मिलती है। ठीक है, किसकी जानकारी मिलती है, अकाल की जानकारी मिलती है। इसके अलावा मुद्रा राक्षस में, ठीक है, विशाख दत्त की जो मुद्रा राक्षस है उसमें भी अकाल की जानकारी मिलती है। इसके अलावा अर्थशास्त्र में भी अकाल की जानकारी मिलती है, लेकिन जो इंडिका उसमें ये बोला गया कि अकाल नहीं पड़ते थे। ठीक है, इसके अलावा कल्पसूत्र में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा संलेखना द्वारा देह त्याग का भी उल्लेख मिलता है। संलेखना का मतलब है उपवास द्वारा देह त्याग कर देना, उपवास रख के देह त्याग कर देना। तो कल्पसूत्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने जो वो एक प्रकार से संलेखना किया था, यानी कि उपवास रख करके देह त्याग किया था। इसके अलावा कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो मौर्यकालीन साहित्य से संबंधित मौर्य काल की जानकारी जो देते हैं, जैसे वृहत कथा मंजरी जो कि क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया है, कथा सरित सागर जो कि सोमदेव के द्वारा लिखा गया है, पतंजलि, ठीक है, का महाभाष्य जो है वो पतंजलि के द्वारा लिखा गया है, और एक विष्णु पुराण। तो ये सारे ग्रंथ हैं आपके मौर्य काल से संबंधित। तो मौर्य काल का जो साहित्य है वो यहाँ बिल्कुल समाप्त होता है। अपन ने सारा साहित्य जो वो पढ़ लिया, जिसमें अपन ने देखिए क्या क्या पढ़ा। एक बार आपको बता दूं किताबों के नाम। सबसे पहले अर्थशास्त्र को पढ़ा जो कि आपके कौटिल्य के द्वारा लिखी गई। उसके बाद मुद्रा राक्षस जो कि आपकी विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, और इसके अलावा जो साथियों लिखी गई है पुस्तक आपकी मुद्रा राक्षस के अलावा इंडिका जो कि मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई थी, और इंडिका के अलावा जो है वो आपके राज तरंगिणी जो कि कल्हण के द्वारा लिखी गई थी, और उसके बाद में कुछ अन्य ग्रंथ हैं। साथियों मौर्य काल में अकाल की जो जानकारी वो कल्पसूत्र भद्रबाहु के ग्रंथ से मिलती है। मैंने आपको यहाँ ये बता दिया कि आपके मुद्रा राक्षस में इसका जो वर्णन किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मुद्रा राक्षस में जो अकाल की जानकारी अपने को नहीं मिलती है। थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लीजिएगा अगर आपने लिख लिया तो। ठीक है, बाकी मैं आप नोट्स साथ साथ बना लीजिएगा। अगर आप नहीं बना रहे हैं
तो बिल्कुल आपको प्रोवाइड भी करवा देंगे नोट्स, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और यही इतना साहित्य अगर आप पढ़ लेते हो, ठीक है, साहित्य में मौर्यकालीन साहित्य में अगर इतना आप कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है, कहीं भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है और बहुत आसानी से पूरा टॉपिक आपको मैंने साहित्य का करवा दिया है। अब कल से अपन पढ़ेंगे मौर्य काल में कला एवं विज्ञान, कला और विज्ञान को अपन करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन को ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड करें और ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारे जो पैकेज हमने बना रखा है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उस कोर्स को आप। ठीक है, बिना किसी पैसे दिए, ठीक है, बिल्कुल मुफ्त में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।